नमस्ते बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं आज लिपि और भाषा से संबंधित जो है कुछ बातें आपके साथ करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है और उसमें यह बताया जाता है कि फलाना भाषा और फलानी लिपि जो है पुरानी है या कितनी पुरानी है जो भी है। लेकिन पिछले सप्ताह मैं दिल्ली में ही जो है जो सम्राट अशोक के जो है का जो शिलालेख है, लघु शिलालेख, वहाँ मैं गया था और देखा था। वह लगभग जो है 2300 साल पुराना है और उसकी लिपि भी देखी, उसके लिए उसकी जो भाषा थी उसको भी जाना और आप सबको भी मैंने दिखलाया, आप सबको भी बताया उसके बारे में। तो मेरे मन में जो बातें शंकाएं थीं, पहले से भी शंकाएं थीं और उसका मैंने जो है उस शंकाओं को दूर किया अपनी इस यात्रा से। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके अंदर कुछ शंकाएं हो इतिहास से संबंधित, भाषा से संबंधित या लिपि से संबंधित, उसका भी जो है उस जिज्ञासा का भी मैं अंत करूँ, आपको भी ये जानकारी हो कि जो भाषाएं हैं उसका विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं। खासकर भारत उपमहाद्वीप के संबंध में हम सभी जानते हैं कि संस्कृत देववाणी है। संस्कृत भाषा जो है प्राचीन भाषा है और संस्कृत के पहले भी कोई भाषा ऐसी रही है जो देववाणी रही है। तो जब आप सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ही आपको देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का जो गांधार है और जो अफ़गानिस्तान है वो सभी एक समय बौद्ध प्रदेश रहे हैं, बौद्ध देश रहे हैं। और वहाँ से लेकर के भारत का यहाँ जो बांग्लादेश तक है, ये सभी जो है बौद्ध देश रहे हैं, ये सभी बौद्ध इलाके रहे हैं। खासकर सम्राट अशोक के अंदर रहे हैं, शासन के अंदर रहे हैं। ईरान का ईस्टर्न पार्ट भी रहा है और इराक़ के भी कुछ इलाके जो हैं जो जानकारी मिलती है, कुछ चीज़ें जो तथ्य आते हैं। जैसे एक यजीदी समुदाय है जो इराक़ में रहता है, जिसका मानना है, जिनके जो विचार हैं, जिनकी जो संस्कृति है वो भारत से मेल खाती है। उसमें सम्राट अशोक के कालखंड की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वो फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो मैंने जो दिल्ली में देखा वह यह था कि जो सम्राट अशोक की लिपि है वह धम्म लिपि है, प्राकृत ब्राह्मी में है। ब्राह्मी लिपि को हम सभी जानते हैं कि 1837 के आसपास जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, पहली बार पढ़ा था। यानी कि नालंदा के विध्वंस के बाद जो है वह लिपि उसके बाद कोई पढ़ नहीं पाया। यहाँ तक कि फिरोज़ शाह का जिन्होंने फिरोज़ शाह तुगलक का जो किला है वहाँ पे आप देखते हैं दिल्ली टोपरा जो स्तंभ है, स्तंभ लेख भी उसमें है। और आप हिंदू राव के पास भी देखते हैं, वहाँ भी एक जो है एक जो है स्तंभ है जो लाया गया था। तो इनकी जो लिपि है, इनकी जो भाषा है वह जो है संस्कृत से पुरानी है। क्योंकि संस्कृत जो लिखी गई है, संस्कृत भाषा जो बोली जाती है, लिखी गई, हालांकि थी तो देववाणी ही, लेकिन वो देववाणी कैसे हुई इसका भी एक संबंध है। वह भी बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से कैसे है कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा जैसे महाविहार में जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग फाहियान जो ह्वेनसांग थे वो आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए आए थे। सिर्फ ह्वेनसांग ही नहीं आए थे, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत और भी बहुत दूर दूर के लोग जो है वहाँ आके पढ़ते थे। सिर्फ नालंदा में ही नहीं, और भी बहुत सारे विहार थे। और विक्रमशिला भी एक महाविहार रहा है, वहाँ भी लोग पढ़ते थे। और उदनपुरी बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ विहारों के अवशेष मिलते हैं, जहाँ विदेशियों के आने की जो है जानकारी मिलती है। खासकर नालंदा पे ही हम लोग बात करें, एक गौरवशाली अतीत जिसका रहा है, हम लोग जिस पे गौरवान्वित होते हैं वो नालंदा है। नालंदा का संबंध सम्राट अशोक से भी, सम्राट अशोक के पूर्व भी रहा है, भगवान बुद्ध से ही उसका संबंध रहा है। हम सभी जानते हैं धम्म सेनापति जो थे सारीपुत और मोगलान, वो दोनों नालंदा के ही रहने वाले थे और राजगीर का जो इलाका था उसके अंतर्गत वो आता था।
और भगवान बुद्ध का जो पथ था और निवास स्थान था, निवास वो करते थे। वेणुवन में भी रहते थे राजगीर के, और नालंदा में भी जो है आम्रवन में वो रहा करते थे। पथ ही था उधर से जो है, अगर आप पाटलिपुत्र की ओर आएंगे या वैशाली की ओर आएंगे तो आपको उसी रास्ते से होकर के आना पड़ेगा, नालंदा होकर ही आ पाएंगे। तो सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं हमें वो 4 भाषाओं में मिलते हैं, और जो उनकी लिपि है मूलतः वो अरमाइक में, खरोष्टी में, ग्रीक में और ब्राह्मी में मिलती है, धम्म लिपि में मिलती है। यानी 4 लिपि 4 भाषाएं। यह किनकी है? यह सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में थे, और उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य उनसे पहले थे। यानी लगभग 100 साल का अंतर माना जा सकता है। 100 साल के अंतर को हम इसमें देख सकते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है, जैसा इतिहासकारों ने लिखा है, चाहे देसी हों विदेशी हों, बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिन्होंने ग्रीक बैक्ट्रियन राजाओं सेल्यूकस की सेना को हराया था, जो सिकंदर का सेनापति था, उन्होंने जो है क्वीन हेलेना से शादी की थी, राजकुमारी हेलेना से। उनको वो पाटलिपुत्र लेकर आए थे, जो कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के उस समय पहली महारानी होने का जो जिक्र मिलता है, जो लिखित है, वो हमें प्राप्त होता है। उन्हीं के दरबार में जो है हम सभी जानते हैं कि मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रह के जो है उन्होंने इंडिका लिखी थी। यह भी एक स्रोत जो है माना जाता है। लेकिन खैर मेगास्थनीज और उनके इंडिका पे मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ जो है इस बात पे बात करना चाहूँगा कि हम जो हमारे इतिहासकार हैं या विदेशी इतिहासकार हैं, जब वो ये बताते हैं हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का जो दरबार थे, उनके दरबार में जो रहते थे वो थे चाणक्य, गुरु चाणक्य। उनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। अब वो संस्कृत जानते थे, उन्होंने आर्यभट्ट लिखी है, उन्होंने जो है अर्थशास्त्र लिखी है। तो यहाँ ये बात आती है कि अगर संस्कृत जानने वाला विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, तो उसी सम्राट का जो पोता है सम्राट अशोक, लाजा अशोक जिसको लिखा जाता है प्राकृत में, लाजा अशोक, उनको संस्कृत नहीं आ रही है। अब देख लीजिए, एक श्रृंखला ही आ रही है और बहुत अच्छा स्रोत है इतिहास को जानने और समझने की। इतिहास के उन भूलों को जो पुराने इतिहासकारों ने हमारे माथे पर डाला है, जो पुराने इतिहासकारों ने किताबबद्ध किया है और हमें ये जानकारी दी है कि जो चाणक्य हैं वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हैं, पाटलिपुत्र में वो रहते हैं, और वो उनके गुरु हैं जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो संस्कृत जानते हैं और जो जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। यहाँ स्पष्ट रूप से ये जो है साबित होता है कि यह बात जो है बिल्कुल ही झूठ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसी प्रकार का चाणक्य या किसी प्रकार का इस तरह का व्यक्तित्व जो है रहता था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चूँकि संस्कृत भाषा के स्रोत मिलते हैं, संस्कृत भाषा या संस्कृत की जो कोई लिपि होती उसको वो चीज़ हमें प्राप्त होती, लेकिन हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं होती है। पहली शताब्दी के बाद जो है धीरे धीरे संस्कृत का विकास होता है, और चौथी 5वीं शताब्दी में जो है संस्कृत पूर्ण रूप में संस्कृत हो जाती है। क्योंकि मैं बौद्ध अध्ययन विभाग से ही हूँ और इसी में मेरा रिसर्च है, तो इस चीज़ को मैंने देखा है कि हम लोग मिश्रित संस्कृत को पढ़ते हैं, और अगर हम जो एक अच्छी संस्कृत को देखना चाहेंगे तो वो अच्छी संस्कृत जो है उस कालखंड में नहीं है, वो बाद में है। तो संस्कृत में देवनागरी लिपि तो बहुत बात की है, सभी जानते ही हैं। जो संस्कृत है वह भाषा जो है पहली शताब्दी के पहले जो है नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया कि चाणक्य का जो परिकल्पना है वह आभासी है। जिन्होंने जो लिखा है वो जो आपको बताएं, लेकिन वो सच्चे नहीं है। ये स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के किसी भी अभिलेख में इस प्रकार के व्यक्तित्व का जिक्र नहीं है। संस्कृत उन्हें आती नहीं है, और देवनागरी लिपि तो खैर हम सब जानते हैं। उनकी जो लिपि है अरमाइक है, खरोष्ठी है, ग्रीक बैक्ट्रियन है, और धम्म लिपि है जो कि पाली प्राकृत में है। और उनकी जो भाषा है वो भी हम सभी जानते हैं, भाषा भी हम लोग जानते हैं। अरमाइक भाषा है, यवन भाषा है, यूनानी भाषा है, जो खरोष्ठी में लिखी जाती है वो भाषा है। तो इस प्रकार की उनकी भाषा है, पाली प्राकृत भाषा है, जो भगवान बुद्ध भी बोलते थे अपने टाइम में, वही भाषा चली आ रही थी। क्योंकि अगर उससे पहले कोई संस्कृत बोलने वाला होता तो कोई ना कोई व्यक्ति और कोई ना कोई गुरु जो है
सम्राट अशोक को संस्कृत जरूर सिखाते और इस लिपि का इस्तेमाल और इस भाषा का इस्तेमाल वो अवश्य करते। लेकिन ऐसा कोई भी अभिलेख, कोई भी शिलालेख सम्राट अशोक का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक बात और, यहाँ से भाषा और लिपि दोनों का स्पष्टीकरण हो गया कि सबसे पुरानी जो भाषा है, सबसे पुरानी जो लिपि है हमारे देश की, जो ज्ञात अभी तक है, वह जो है प्राकृत है, और जो लिपि है वह धम्म लिपि ब्राह्मी है। और उससे पहले की जो लिपि हम लोग में मिलती है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की है, वह तो हम सभी जानते हैं चित्र लिपि है, और जिसको अभी तक लोग जो है स्पष्ट रूप से क्लियर पढ़ नहीं पाए, पढ़े भी हैं तो उसको मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारी जो पूरे हमारे लोगों की जो भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, वह जो है पाली प्राकृत है, और धम्म लिपि पुरानी है, ब्राह्मी लिपि पुरानी है। उसके बाद संस्कृत का विकास होता है। चूँकि बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरे एशिया में जितने भी धर्मों का विकास हुआ, उसका कहीं ना कहीं जड़ जो है, उसका जो आधार है, वो बौद्ध धर्म से ही रहा है। क्योंकि बौद्ध धर्म में अनेकों संप्रदाय रहे हैं। सम्राट अशोक के कालखंड में ही कम से कम जो 18 से प्लस थे, यानी 30 के आसपास संप्रदाय बन चुके थे, जिसमें 18 मान्यता प्राप्त थी, बाकी मान्यता प्राप्त नहीं थी। उसी के बाद देखते हैं कि उस समय भी अन्य किसी धर्मों का उस तरह का जिक्र नहीं मिलता है, चाहे भगवान बुद्ध के समय है या बाद में हो। दूसरी बात जो आती है कि जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, वो उसी भाषा को जानता है, उसकी लिपि और उसकी भाषा आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और धीरे धीरे जब गांधार के लोग आते हैं भारत की और आते हैं, जब उनका शासन कुषाणों का होता है, तो उस समय जो है उनको धीरे धीरे संस्कृत का विकास होता है। वो भी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास होता है, ये स्पष्ट होता है। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ कि जो वो इलाका है ईस्ट ऑफ कैलाश का, जहाँ पे जो ऐसा सम्राट अशोक का अभिलेख है, वो शिलालेख है, लघु शिलालेख, उससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पे एक बौद्ध विहार रहा होगा, एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार रहा होगा। क्योंकि ये चीज़ें जब वहीं लिखी जाती थी, स्तंभ वहीं लगाए जाते थे जिनका संबंध बौद्ध धर्म से होता था, या जहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था, या बौद्ध संघ वहाँ होता था, और वहाँ बहुत सारी जनता जो है बौद्ध धर्म को मानती थी। यह बात स्पष्ट क्लियर होता है कि वह इलाका बुद्धिस्ट था। वहाँ बौद्ध विहार के से जो है बौद्ध विहार की का स्पष्टीकरण होता है। वो बौद्ध संघ यहाँ पे होगा, क्योंकि जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ बौद्ध संघ से अनुमति लेकर ही ये चीज़ें लिखाई जाती थी और दर्शाई जाती थी। बिना बौद्ध संघ के अनुमति के ये सम्राट अशोक ने कोई भी अभिलेख, कोई भी शिलालेख जो है कहीं पे नहीं लगाया था। यह बात भी सबको अच्छे से जाननी चाहिए। ये कुछ बातें जो नई दिल्ली के संबंध में हैं और बिहार से जुड़ी हुई हैं और सम्राट अशोक से जुड़ी हुई हैं, लाजा अशोक से जुड़ी हुई हैं, तो यह क्लियर स्पष्ट होता है। अब आगे भाषा और लिपि का स्पष्टीकरण हो चुका है। उस व्यक्तित्व चाणक्य का भी हमने स्पष्टीकरण कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि कौन से वो इतिहासकार जो धूर्त हैं, जो सम्राट अशोक को क्रूर, चंडाल, अपने भाइयों का हत्यारा कहते हैं, जबकि उनके अभिलेखों में यह साफ साफ ज्ञात होता है कि जब वो सम्राट बनते हैं उसके बाद वो धर्म के लिए काम करते हैं और उनके भाई जीवित हैं, उनका जिक्र मिलता है, अपनी बेटियों का जिक्र मिलता है। उस महान राजा ने जिन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा को सिंहल द्वीप भेजा, जिन्होंने अपने पुत्र महिंद को सिंहल द्वीप भेजा, मानवता के कल्याण के लिए, बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए। संपूर्ण जो इलाका उनके अंतर्गत था, उनके निकटतम जो प्रदेश थे, जो देश थे, वहाँ भी उन्होंने जो है धर्म पर महामात्य भेजे, चिकित्सालय खुलवाए, पशु पक्षी अस्पताल खुलाए, मानवों के लिए अस्पताल खुलाए और महामार्ग भी बनाए। तो एक ऐसा सम्राट जो इतना शक्तिशाली था, जो इतना प्रसिद्ध था, जिसके प्रियदर्शी नाम को, जिन्होंने जो बुद्ध संघ ने उनको प्रियदर्शी नाम दिया था, उसका जो है प्रयोग दूसरे लोग भी करते हैं। और देवानाम प्रिय यानी भिक्षुओं के प्रिय सम्राट अशोक महान। हमें उस व्यक्तित्व को जानना चाहिए, उस व्यक्तित्व को सम्मान देना चाहिए, जो भारत में सम्मान उनका मिलना चाहिए। धूर्त इतिहासकारों के कारण जो है ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। आज हमारे पास समय है कि हम उनको सम्मान दे सकें और उनको फिर से जो है पूरी दुनिया के में उन्मुख कर सकें। पूरे भारत के युवाओं को कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि उनका महानतम सम्राट कौन था और किनके वो पूर्वज हैं, किनके वो वंशज हैं। हमें गौरवान्वित होना चाहिए, हमें गर्व है कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं। सम्राट अशोक की जय हो, पाटलिपुत्र की जय हो, धम्म लिपि की जय हो, बुद्ध धम्म की जय हो, बुद्ध संघ की जय हो। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से।